दुनिया एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहां हालात रोज नहीं घंटों में बदल रहे हैं। युद्ध अब सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़े जा रहे, बल्कि नक्शों, संसाधनों और दबदबे से लड़े जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका है जो अपनी ताकत दिखाने के लिए वेनेजुएला जैसे देशों पर दबाव बनाता जा रहा है। तेल के भंडार हों या सत्ता की पकड़, वॉशिंगटन पीछे हटने को तैयार नहीं दिखता। और अब इसी कड़ी में एक नया नाम सामने आया है, ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, जो भले ही भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका के करीब हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर आज भी डेनमार्क के नियंत्रण में है। और डेनमार्क कोई अकेला देश नहीं है, उसके पीछे पूरी यूरोपियन यूनियन की ताकत खड़ी है। यानी तस्वीर साफ है। अब मैदान में सिर्फ छोटे देश नहीं, दो ताकतवर खेमे आमने सामने खड़े हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस अमेरिका को अब तक कोई खुलकर चुनौती नहीं देता था, उसी अमेरिका को अब सीधे चेतावनी मिली है। डेनमार्क ने साफ शब्दों में कह दिया है, अगर ग्रीनलैंड की तरफ एक कदम भी बढ़ाया गया तो जवाब कूटनीति से नहीं, गोली से दिया जाएगा। ये बयान सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये संकेत है कि अब अमेरिका भी हर जगह मनमानी नहीं कर सकता। इसी बीच दुनिया की नजर एक और देश पर टिक गई है, भारत। हर कोई जानना चाहता है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारत किसके साथ खड़ा होगा? अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, या फिर अपनी पुरानी रणनीति स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी पर कायम रहेगा? अंतरराष्ट्रीय मीडिया में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार नई नई खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका, यूरोप, चीन और भारत से जुड़ी ऐसी जानकारियां जो आपको मेनस्ट्रीम चैनलों पर शायद ही देखने को मिले। लेकिन इस वीडियो में हम आपको सिर्फ खबर नहीं, पूरी तस्वीर दिखाने वाले हैं कि ग्रीनलैंड क्यों इतना अहम है, अमेरिका वहां क्यों आंख गड़ाए बैठा है, और इस बदलते भू राजनीतिक खेल में भारत की चाल क्या हो सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। सबसे पहले उस टकराव की बात करते हैं जिसने वॉशिंगटन से लेकर यूरोप तक की नींद उड़ा दी है। अमेरिका और डेनमार्क के बीच हालात अब बयानबाजी से आगे निकल चुके हैं। डेनमार्क ने जो फैसला लिया है वह किसी राजनयिक चेतावनी जैसा नहीं, बल्कि सीधा सैन्य आदेश है। डेनमार्क सरकार ने अपनी सेना को साफ निर्देश दे दिए हैं, अगर ग्रीनलैंड की जमीन पर अमेरिकी सैनिक जबरन एंट्री की कोशिश करते हैं तो पहचान, बातचीत या चेतावनी का कोई सवाल नहीं होगा, सीधे गोली चलाई जाएगी। यानी पहले फायर, बाद में सवाल। यहीं बात खत्म नहीं होती। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ा दी है, छोटे कस्बों से लेकर दूर दराज के गांवों तक, और यहां तक कि ग्रीनलैंड के इकलौते बड़े शहर में भी अतिरिक्त फौज तैनात कर दी गई है। संदेश बिल्कुल दो टूक है, ग्रीनलैंड पर किसी भी तरह की सैन्य घुसपैठ अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस फैसले से पूरा यूरोप दो हिस्सों में बंटता दिख रहा है। फ्रांस और स्पेन खुलकर डेनमार्क के समर्थन में सामने आए हैं। बेल्जियम ने भी साफ कहा है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और उस पर हमला पूरे यूरोप को चुनौती देने जैसा होगा। लेकिन कहानी यहीं दिलचस्प हो जाती है। ब्रिटेन, जर्मनी और इटली जैसे बड़े यूरोपीय देश अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हलकों में आरोप लग रहे हैं कि ये देश डोनाल्ड ट्रंप के नाम से ही सीधे टकराने से बच रहे हैं। खुलकर बोलने की हिम्मत फिलहाल कोई नहीं जुटा पा रहा। इसी बीच कुछ यूरोपीय नेताओं ने और भी सख्त रुख अपनाया है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश की तो यूरोप में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को 24 घंटे के भीतर खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यानी अमेरिकी फौज को यूरोपीय जमीन से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ये सब इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि ये पहली बार है जब डोनाल्ड ट्रंप को इस स्तर पर सीधी और खुली चुनौती दी जा रही है। इसका असर अब अमेरिका के अंदर भी दिखने लगा है। ट्रंप की विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर संसद की मंजूरी के बिना ग्रीनलैंड पर कोई सैन्य ऑपरेशन किया गया तो उसमें शामिल कमांडरों और सैनिकों पर देशद्रोह जैसे आरोप लग सकते हैं। बयान बेहद कड़ा है, लेकिन असली खेल कानून के पन्नों में छुपा है। हकीकत यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास विशेष कार्यकारी शक्तियां होती हैं। ट्रंप चाहें तो संसद की इजाजत के बिना भी सैन्य कार्रवाई का आदेश दे सकते हैं, और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। इतना ही नहीं, अगर ऑपरेशन के बाद किसी सैनिक या अफसर पर कानूनी कार्रवाई की तलवार लटकती है तो राष्ट्रपति एक साइन से सबको माफी यानी पार्डन दे सकता है। मतलब साफ है, एक फैसले से पूरा मामला कानून की पकड़ से बाहर किया जा सकता है। इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू वह है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ग्रीनलैंड कोई खाली जमीन नहीं है। अमेरिका वहां पहले से मौजूद है और मजबूती से मौजूद है। हकीकत यह है कि ग्रीनलैंड में तैनात अमेरिकी सैनिकों की संख्या डेनमार्क की कुल सैन्य मौजूदगी से भी ज्यादा बताई जाती है। ऊपर से विडंबना देखिए, डेनमार्क की सेना जिन हथियारों पर भरोसा करती है उनमें से करीब 90 से 95% हथियार अमेरिका में ही बने हुए हैं।
अब सवाल अपने आप उठता है, जिस हथियार पर मेड इन यूएसए लिखा हो, उसी से अमेरिका का सामना कैसे किया जाएगा? यही वह बिंदु है जहां सिर्फ जज्बा नहीं बल्कि रणनीति और गठबंधन मायने रखने लगते हैं। अगर यह टकराव सिर्फ डेनमार्क बनाम अमेरिका रहता है तो ताकत का पलड़ा साफ तौर पर वॉशिंगटन की तरफ झुका रहेगा। लेकिन अगर तस्वीर में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली एक साथ खड़े हो जाते हैं तो यह मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। समस्या यह है कि यूरोप इस वक्त एक स्वर में बोलता नहीं दिख रहा। नेतृत्व बिखरा हुआ है, रुख अलग अलग हैं और निर्णायक आवाज की कमी साफ झलकती है। इसी असमंजस ने ग्रीनलैंड को आज की तारीख में दुनिया का सबसे संवेदनशील और सबसे विस्फोटक भू राजनीतिक मोर्चा बना दिया है। एक छोटी सी चूक पूरे वैश्विक शक्ति संतुलन को हिला सकती है। इसी बीच अब दुनिया की निगाहें एक और देश पर टिक गई हैं, भारत। अमेरिका और डेनमार्क के बीच बढ़ते तनाव में भारत की भूमिका को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हलकों में लगातार चर्चा हो रही है। हालांकि भारत ने अब तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। नई दिल्ली फिलहाल हालात को शांत दिमाग से परख रही है, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी में हलचल तेज है। डेनमार्क के सांसदों ने खुले तौर पर उम्मीद जताई है कि इस मामले में भारत उनके पक्ष में खड़ा हो सकता है। यही वजह है कि भारत को इस टकराव में एक किंग मेकर की तरह देखा जा रहा है। आज भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा। भारत के अमेरिका के साथ गहरे रणनीतिक रिश्ते हैं, तो वहीं यूरोप के साथ व्यापार और कूटनीति के मोर्चे पर लगातार मजबूती आई है। खास तौर पर डेनमार्क के साथ भारत के संबंध हाल के वर्षों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, चाहे वह ग्रीन एनर्जी हो, विंड पावर हो या फिर आर्कटिक रिसर्च में सहयोग। यही कारण है कि भारत के लिए यह फैसला सीधा सपाट नहीं है। एक तरफ रणनीतिक साझेदार अमेरिका, दूसरी तरफ भरोसेमंद यूरोपीय दोस्त। असल में ग्रीनलैंड को सिर्फ नक्शे पर पड़ा एक ठंडा द्वीप समझना आज की सबसे बड़ी भूल होगी। ये जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि आने वाले 30 से 40 साल की वैश्विक सत्ता का रिमोट कंट्रोल है। ग्रीनलैंड के नीचे छुपे हैं दुर्लभ खनिज, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और वह कच्चा माल जिसके बिना न इलेक्ट्रिक कारें चलेंगी, न मिसाइलें बनेंगी और न ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फैक्ट्रियां। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जलवायु परिवर्तन के चलते आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ पिघल रही है और उसके साथ खुल रहे हैं भविष्य के सबसे छोटे और सस्ते ग्लोबल ट्रेड रूट्स। जो देश इन रास्तों पर कंट्रोल करेगा वह पूरी दुनिया की सप्लाई चेन की नब्ज अपने हाथ में रखेगा। अमेरिका यह खेल बहुत पहले समझ चुका है, इसीलिए ग्रीनलैंड उसके लिए ऑप्शन नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्शन बन चुका है। यही वजह है कि ग्रीनलैंड हो या वेनेजुएला, दोनों जगह अमेरिका का पैटर्न एक जैसा दिखता है। जहां संसाधन है, जहां रणनीतिक बढ़त है, वहां अमेरिका की नजर टिक जाती है। विडंबना देखिए, जो देश पूरी दुनिया को नियम, कानून और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का ज्ञान देता रहा, वही अपने फायदे की बात आते ही ताकत और दबाव की भाषा बोलने लगता है। यहीं से भारत की कहानी अलग हो जाती है। भारत अब न तो किसी एक खेमे का सिपाही बनना चाहता है और न ही किसी महाशक्ति का मोहरा। भारत की नीति अब साफ है, संतुलन, स्वायत्तता और स्वार्थ। भारत जानता है कि आज खुलकर किसी एक तरफ खड़ा होना कल भारी कीमत वसूल सकता है। इसीलिए भारत ने अभी तक ग्रीनलैंड विवाद पर जानबूझकर खामोशी साध रखी है। लेकिन यह खामोशी डर नहीं है, यह गणना है। भारत हालात को पढ़ रहा है, ताकत का वजन तौल रहा है और सही समय का इंतजार कर रहा है, क्योंकि कूटनीति में जल्दबाजी नहीं, धैर्य जीत दिलाता है। इसी बीच एक बेहद अहम संकेत यूरोप से निकलकर सामने आया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त फ्रांस में हैं और उनकी मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से हुई है। इस मुलाकात के बाद मैक्रोन ने फरवरी में भारत आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। खास बात यह है कि फ्रांस ऐसा करने वाला दुनिया का पहला बड़ा देश बन गया है। दरअसल 19 से 20 फरवरी को भारत एक ग्लोबल एआई समिट होस्ट करने जा रहा है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गवर्नेंस, कंट्रोल और समावेशी विकास पर दुनिया के दिग्गज इकट्ठा होंगे। टेक सीईओ, स्टार्टअप लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स और अंतरराष्ट्रीय नेता। और इस मंच पर फ्रांस की मौजूदगी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि राजनीति का भी संदेश है। इतना ही नहीं, मैक्रोन ने भारत की 2026 की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी को खुले तौर पर समर्थन दे दिया है, जबकि अमेरिका पहले ही ब्रिक्स को लेकर असहजता दिखा चुका है। अमेरिका को साइड में रखकर फ्रांस का भारत के साथ खड़ा होना साफ इशारा है कि यूरोप अब भारत को सिर्फ बाजार नहीं बल्कि पावर पार्टनर मान रहा है। मैक्रोन ने यह भी साफ किया है कि G7 की अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान वे G7 और ब्रिक्स के बीच एक ब्रिज बनाना चाहते हैं, यानी भारत अब दो ध्रुवों के बीच कनेक्टिंग पॉइंट बनता जा रहा है। अब सवाल आपके लिए है, क्या भारत को इसी तरह संतुलन बनाकर खेलते रहना चाहिए या किसी एक ध्रुव के साथ खुलकर खड़ा हो जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए
और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।